आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जिसका नाम है लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमल स्ट्रिंग। ये एक बेसिक्स ऑफ डिसजॉइंट डेटा स्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम है हैकर के अंदर। अब इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, देयर आर 3 स्ट्रिंग्स, ठीक है, नेम्ड ए बी एंड सी। अब उसमें ये बोला हुआ है कि जो लेंथ ऑफ ए है ना, वो किसके बराबर है, बी की स्ट्रिंग के बराबर है। और जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, द स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी कंटेन्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब इसमें ये बोला हुआ है कि जो प्रॉपर्टीज है ना वो इस तरीके से है कि जो स्ट्रिंग मतलब ए का जो पर्टिकुलर इंडेक्स है और जो स्ट्रिंग बी का पर्टिकुलर इंडेक्स है, यानी कि किसी भी एक इंडेक्स के लिए अगर हम स्ट्रिंग ए की कैरेक्टर को देखते हैं और स्ट्रिंग बी के कैरेक्टर को देखते हैं तो दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वलेंट है ईच अदर, है ना। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी दोनों वैल्यूज है ना हम एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वो दोनों इक्वलेंट का ये मतलब इसमें हो सकता है। और ये देखते हैं कि इफ कैरेक्टर ए इज इक्वल टू कैरेक्टर बी देन कैरेक्टर बी इज इक्वल टू कैरेक्टर ए, ठीक है। मतलब हम किसी को भी किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर वो दोनों पर्टिकुलर इंडेक्स पे हैं ए और बी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि इफ कैरेक्टर ए इज इक्वल टू कैरेक्टर बी एंड कैरेक्टर बी इज इक्वल टू कैरेक्टर सी देन सी इज आल्सो इक्वल टू कैरेक्टर सी। तो अब ये चीज अगर इसने दे दी तो हम इसमें क्लियर हिंट दे रहा है हमें कि यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे हमें डिसजॉइंट डेटा स्ट्रक्चर ही यूज करना है, डिसजॉइंट जो सेट यूनियन होता है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या बनेंगे, हमारे इसमें सेट्स बनने वाले हैं कि जो ए वैल्यू है ना, वो क्या है, वो बी के भी इक्वल है और वो क्या है, वो सी के भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो बी है वो खुद सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज गिवन है और यही हमें एग्जांपल में भी यहाँ समझा रखा है कि जैसे मान लो यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 है बी गिवन है और यहाँ सी गिवन है, और इंडेक्स नंबर 2 है वो यहाँ पे ए में सी है और बी में क्या है, डी है। तो अब ये बोल सकते हैं हम डायरेक्टली कि जो बी है वो क्या है, इक्वलेंट टू डी है। तो बस यही हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि जो बी इज इक्वलेंट टू डी, ठीक है। अब हमें जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यू कैन रिप्लेस एनी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग सी विद इट्स एनी इक्वलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी में से कैरेक्टर्स इक्वलेंट फाइंड करे थे, जैसे बी जो है वो डी के इक्वलेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग सी है ना, हम उस स्ट्रिंग में जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं हम उन्हें बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो इक्वलेंट कैरेक्टर्स है ना उससे रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास जो स्ट्रिंग सी फाइनल कन्वर्ट करने के बाद है ना वो क्या बने, वो हमारी लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बने, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग सी है ना हमें उसमें इक्वलेंट कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करना है जो कि हमें क्या कर दे, लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दे दे। तो ये समझ बेसिकली इसके इनपुट पे चलते हैं, इनपुट में देखते हैं कि इसका क्वेश्चन को मतलब क्या करना है इस क्वेश्चन में। जैसे हमें यहाँ इसमें समझा रखा है कि जो ए बी सी है ना, वो किसके इक्विवेलेंट है, वो इस एक्स वाई जेड के इक्विवेलेंट है। इसका क्या मतलब है कि जो ए है मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स अगर हम देखें तो जो 0th इंडेक्स है वो बोल रहा है कि जो ए है और जो एक्स है वो इक्विवेलेंट होने चाहिए, मतलब वो इक्विवेलेंट है, इसमें बता रखा है कि ठीक है, जो एक्स है वो ए के इक्विवेलेंट है, जो वाई है वो बी के इक्विवेलेंट है और जो जेड है वो सी के इक्विवेलेंट है ना। तो अब अगर हमें जो स्ट्रिंग सी है इसे स्मॉलेस्ट बनाना है, मतलब लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का क्या मतलब होता है, जो कि हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है हम उसको क्या करें, उसको अगर पहले रखेंगे तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारे लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट देगा, है ना। यही हमारी डेफिनेशन है इसकी लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट की। तो अब जैसे हमें मान लो इस ये वाली जो स्ट्रिंग है वाई जेड पी इसको स्मॉलेस्ट बनाना है, तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है कि हम चेक करेंगे कि जो वाई के कोरस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर है, जैसे वाई के कोरस्पॉन्डिंग बी है, क्या बी जो है वो वाई से लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है, अगर है तो हम क्या करेंगे, बी को वाई को रिप्लेस कर देंगे बी से, ठीक है। ऐसे ही हम चेक करेंगे जेड में कि क्या जेड के कोरस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर है सी, क्या वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है जेड से, अगर है तो फिर रिप्लेस कर देंगे। अब पी के कोरस्पॉन्डिंग तो हमें कोई यहाँ पे दिखा नहीं लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, है ना, क्योंकि पी तो दोनों में से ही किसी में भी नहीं है। अगर होता तो उसको भी चेक करते, तो पी को वैसे रखेंगे और जो भी हमारी फाइनल स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो हमने इंडेक्स बाय इंडेक्स चेक करके उसे रिप्लेस करके मतलब आउटपुट निकाला है कि अगर वो स्मॉलेस्ट है लेक्सोग्राफिकली तो ही हम क्या करेंगे, उससे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यही हमें यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी समझा रखा है। तो इस क्वेश्चन को ना मतलब समझने के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, मतलब अपनी अप्रोच समझते हैं इस क्वेश्चन में कि कैसे हमें करना होगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। हम क्या कर सकते हैं ना कि जैसे हमारे पास ये कोड गिवन है, ठीक है, मतलब अगर हमें इसमें ये तो पता ही है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, यूनियन करना पड़ेगा, लेकिन यूनियन किसका, अगर यूनियन हमें करना है तो एक काम करते हैं, इसको ना मैं आपको जैमबोर्ड पे समझा देता हूँ। ऐसे छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब अगर मान लो हमें ये गिवन है ए बी सी और एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर हमें बोला हुआ है कि जो ए है एक्स है वो किसके इक्विवेलेंट है, ए के, वाई किसके इक्विवेलेंट है, बी के, और जेड किसके इक्विवेलेंट है, सी के। तो हम क्या करेंगे ना, अब क्योंकि हमें ये गिवन है कि उसमें
जो अल्फाबेट्स आने वाले हैं वो इंग्लिश लोअर केस अल्फाबेट्स ही आने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे ए से जेड तक का एक एरे बना लेंगे, ठीक है। अब ए से जेड तक का जो भी हम एरे बनाएंगे ना, उसमें हम उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स होगा, जैसे ए का इंडेक्स 0 फिर बी का इंडेक्स 1, ये तो हमें एस का वैल्यू से निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी, है ना, हम उस पर्टिकुलर, जैसे हमने 0th इंडेक्स पे चेक किया, तो जो भी हमारी वैल्यू आ रही है ना, दोनों में से जो स्मॉलेस्ट होगी हम उसके इंडेक्स पे क्या करेंगे, उसके इंडेक्स पे हम जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक्स वाली जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई थी इंडेक्स की, उस पे जाके ये लिख दिया कि जो इसका पेरेंट होगा वो कौन सा होगा, वो ये 0 इंडेक्स होगा, बेसिकली ए होगा, ठीक है। तो यही यूनियन करने का तरीका होता है। तो अगर आपको ये यूनियन करने का तरीका नहीं आता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इसको पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि इसमें सिंपल यही करना है, हमें यूनियन ही करना है और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे हमने इसमें यूनियन किया ना, तो हमारा जो x है वो किससे यूनियन हो गया, a से हो गया। ऐसे ही मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास y वाला जो इंडेक्स होगा, मैं उसमें जो b का पोजीशन होगा वो इंसर्ट कर दूंगा। यानी कि क्या है कि मैंने y को बेसिकली मैप कर दिया b के साथ, कि जो b की जो बेसिकली जो y का पेरेंट होगा वो क्या होगा, b होगा। ऐसे में z को c के साथ कर दूंगा, ठीक है। तो इससे हमारी क्या हो गई, बेसिकली यूनियन ऑपरेशन हो गया। तो अब अगर हमसे कोई पूछता है कि जैसे सी स्ट्रिंग है, सी स्ट्रिंग में हमें गिवन था y z और p, ठीक है। तो अब अगर हमें कोई ये बोल रहा है कि y z और p में बताओ, तो मैं y वाले इंडेक्स पे जाके चेक करूंगा कि क्या मेरी जो वैल्यू है वो y के बराबर है। अब y के बराबर क्या कहने का क्या मतलब है, क्योंकि जो मैं इनिशियल वैल्यूज रखूंगा वो यहाँ पे गिवन थी मेरी, या फिर ये यूनियन का तरीका भी यही होता है जो यहाँ पे गिवन था, कि जो मेरी वैल्यूज है ना, कहाँ गया इसमें, हाँ, ये फोर्थ पॉइंट यही गिवन है, जो हमारा यूनियन करने का तरीका भी होता है स्टार्टिंग में, कि जो भी हमारा एवरी कैरेक्टर है ना वो इक्वल टू इटसेल्फ है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो मैं एरे बना रहा हूँ ना यूनियन करने के लिए, तो मैं उसमें इनिशियल कौन सी वैल्यूज डालूंगा, जो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स होगा। जैसे 0th इंडेक्स में मैं क्या करूंगा, 0 डाल दूंगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 डाल दिया, सेकंड इंडेक्स पे 2 डाल दिया, 3 4 5 ऐसे करते जाऊंगा, ठीक है। तो अब अगर मैं लास्ट में चेक करूंगा कि सी मतलब सी के लिए अगर मेरी जो वाई की कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, अगर वो वाई के बराबर ही आती है, वाई के एस का वैल्यू के बराबर, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि जो मेरे पास ये वाली जो वैल्यूज थी इसमें y कहीं है नहीं। अगर होता तो मैं उसको रिप्लेस करता, और अगर होता भी तो मैं पहले चेक करता कि क्या जो उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है क्या वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है या नहीं है ना। और अगर लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होती तो ही मैं उसे क्या करता, यूनियन करता। तो अगर वो मेरे उसके बराबर आ जा रहा है तो ये मैं समझ गया कि मेरा इसमें मतलब मैं चेंज तो नहीं करूंगा। और अगर मेरे पास इसमें उसको नॉट इक्वल टू आता है, बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर वो मेरे पास जो y के कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है ना, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो एरे ऑफ y है ना, अगर मेरे पास ये जो मेरे पास y का बेसिकली इंडेक्स हम ऐसे निकालते हैं y माइनस ए करके, अगर ये वाली जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू आ रही है किसके, y माइनस ए के, है ना, y माइनस ए के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू बनती है, अगर ये इसके नॉट इक्वल टू आ रही है, इसका मैं मतलब ये समझ गया कि मेरी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं तो यूनियन हुई है। तो जो जैसे यूनियन हुई है तो मैं यूनियन में कौन सी वैल्यू डाल रहा हूँ, यूनियन में मैं यही तो कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पास y का जो इंडेक्स है उसमें मैं जाके जो मेरे पास पेरेंट है उसका इंडेक्स डाल रहा हूँ। मैंने यही तो किया ना, मैंने यही तो बोला था अभी, जो भी मेरे पास y वाली जो इंडेक्स है मैं उसको b से यूनाइट कर रहा हूँ। कैसे, जो मैं y के कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, उसको मैं बोल दूंगा b का जो इंडेक्स है, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि जो भी वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, वो पेरेंट होने वाली है ना। और पेरेंट को मैं तभी चेंज करूंगा, मैं इससे पहले एक इफ कंडीशन लगा दूंगा कि अगर वो मेरी वैल्यू चेंज करने के बाद लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनता है वो कैरेक्टर, है ना, तभी मैं क्या करूंगा, उसको चेंज करूंगा, ठीक है, यूनियन करने के लिए। तो बस ये हम समझ गए कि इस क्वेश्चन में आप करना क्या है। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, और कोड में देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कोड कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों स्ट्रिंग्स को इनपुट ले लिया। फिर मैंने वही किया जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, हमने एक यूनियन के लिए एक पहले वेक्टर बनाया जिससे मैंने इनिशियलाइज कर दिया उसकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन से, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये जो भी मेरे पास ए का साइज था, ए का साइज बेसिकली हमें बता रखा है, ए और बी का दोनों का साइज सेम है, तो जितनी भी उसकी लेंथ थी मैंने उसमें क्या किया, एक हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे गया और मैंने देखा कि उनके कोरस्पॉन्डिंग जो ए और बी की वैल्यूज हैं, है ना, क्या वो यूनियन कर मतलब है या नहीं है। मतलब बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्या वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है या नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जैसे मैं उनका यूनियन करने के लिए ए और बी का फाइंड सेट करूंगा ना, ये यूनियन करने का तरीका है। ये आपको मतलब पहले से आना चाहिए अगर आप डीएसयू अगर कर रहे हैं आप अभी। तो ये हमने क्या किया, फाइंड सेट किया, और फाइंड सेट करने के बाद जो भी पेरेंट आएगा अगर वो पेरेंट इक्वल होता है, इसका मतलब क्या है कि वो हम पहले से ही उसे यूनाइट कर चुके हैं, या फिर जो वैल्यू है वो सेम ही होंगी, तब हम क्या कर देंगे, तो हम ये बोल देंगे कि जो आगे यूनियन है वो नहीं होगा। मतलब बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जो हम यूनियन कर रहे हैं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। अगर मान लो जो हमारी वैल्यू है यू वाली वो छोटी होती है वी से, तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली वैल्यू है ना उसको असाइन करेंगे। क्यों,
क्योंकि मैंने अभी समझाया था हमें लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट अगर चाहिए तो जो स्मॉलर वाले का इंडेक्स होगा हम उसी को तो पेरेंट बनाएंगे ना। तो मैंने यही किया, जो बड़ा है उसके इंडेक्स पे जाके मैंने क्या कर दिया, स्मॉलर वाले को पेरेंट बना दिया, ठीक है। और यही हम इसका उल्टा करेंगे अगर एल्स वाली कंडीशन आती है तो, ठीक है। और लास्ट में हम रिटर्न कर जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया यूनियन वाला फंक्शन। अब इसके बाद क्या होगा, एक सी वाला जो हमारे पास आंसर, मतलब ये तो हमारी फाइनल स्ट्रिंग बनेगी आंसर वाली, है ना। अब मैं सी वाले में चेक करूंगा कि क्या मेरे पास जो सी वाली स्ट्रिंग है ना, इसमें हर एक इंडेक्स पे जाके मैं चेक करूंगा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फाइंड सेट जो मेरा पेरेंट आ रहा है, जो मैंने पेरेंट इस ए और बी के यूनियन से निकाला था, क्या वो पेरेंट जो है मेरा वो स्मॉलर है उससे। अगर वो मेरा स्मॉलर है तभी मैंने यूनियन किया है इसमें, मतलब चेक तो इसमें करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने चेक तो यहाँ कर लिया पेरेंट वाले में। मैंने बताया था मैं पहले चेक करके यूनियन करूंगा। तो जो भी मेरे पास कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है सी की, है ना, मैं उसको क्या करूंगा, बस पेरेंट फंक्शन निकालूंगा और पेरेंट जो भी मेरा बनेगा उसको मैं अपने आंसर में ऐड कर दूंगा स्ट्रिंग में। बस हमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके कंस्ट्रेंट्स भी इतने बड़े नहीं है कि मतलब कोई स्पेशल इसमें अप्रोच लगानी पड़े, काफ़ी सही है। इसमें वो कंस्ट्रेंट्स के बने 10⁵ तक ही हैं, तो n log n तक मैक्सिमम लग सकता है इसमें। तो थैंक यू।